ओके स्टूडेंट्स, वी आर डूइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सो अभी हम सबसे पहले ड्राइव करेंगे वेव इक्वेशन ऑफ ईएम वेव्स। सबसे पहले हम ड्राइव करेंगे वेव इक्वेशन फॉर ईएम वेव्स। तो जो हमारा फर्स्ट केस है दैट इज इन द मीडियम हैविंग फाइनाइट परमेबिलिटी म्यू एंड परमिटिविटी एप्सिलॉन। So let us drive wave equation for electromagnetic waves in a medium with finite values of permeability and permittivity but no conductivity। conductivity नहीं है उसकी, मतलब इंसुलेटर है, दैट इज सिग्मा 0। कंडक्टर्स के लिए अलग से ड्राइव करते हैं, वो हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी हम ड्राइव करने वाले हैं कंडक्टर्स के लिए, हम अलग से वेव इक्वेशन ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। ओके चलिए, तो कैसे वेव इक्वेशन को कैसे ड्राइव करना है। सबसे पहले हमें फैराडेज लॉ लिखना है। वेव इक्वेशन भी दो तरह की होती है, एक होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में, दूसरी होती है मैग्नेटिक फील्ड की टर्म्स में। तो पहले मैं इन टर्म्स ऑफ ई वेक्टर्स कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में, ठीक है। देखो, यूजिंग मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन, मैक्सवेल्स की इक्वेशन को ना याद करना बड़ा जरूरी है वेव इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए, इसको लर्न करना है। तो डेल क्रॉस ई इज माइनस पार्शियल बी ओवर पार्शियल टी, टेकिंग कर्ल ऑन बोथ साइड्स। ये हमारा सबसे पहला स्टेप होता है, दोनों तरफ हम कर्ल ले लेते हैं। तो कर्ल कैसे ली जाती है, डेल क्रॉस ई हो जाएगा और यहां हो जाएगा माइनस डेल क्रॉस पार्शियल बी ओवर पार्शियल टी। अच्छा, यहां फॉर्मूला लगेगा ए क्रॉस बी क्रॉस सी का, तो वो फॉर्मूला होता है, मैं यहां साइड पे लिख देता हूं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू बी ए डॉट सी माइनस सी ए डॉट बी, ऐसे। तो ये फॉर्मूला यहां पे लगेगा, तो ये बन जाएगा, देखो, बी मतलब डेल, ए डॉट सी माइनस सी मतलब ई वेक्टर, और दोनों डेल्स का डेल ऑपरेटर का डॉट प्रोडक्ट, डेल डॉट डेल बन जाएगा। और राइट हैंड साइड पे माइनस पार्शियल ओवर पार्शियल टी को ना हम बाहर ले आएंगे, क्योंकि ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएशन है और ये ऑपरेटर पोजीशन कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड करता है। तो डेल क्रॉस बी को इकट्ठा कर देंगे, डेल क्रॉस बी। ये डेल क्रॉस बी की वैल्यू भी हमारे पास है मैक्सवेल्स की फोर्थ इक्वेशन, उसको यहाँ पुट करेंगे। पहले इसको देख लेते हैं। यहाँ पे डेल डॉट ई को हम रो बाय एप्सिलॉन नॉट पुट कर सकते हैं और ये डेल स्क्वायर बनेगा, तो ये बनेगा डेल वेक्टर ऑफ रो बाय एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे दिस इज फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, माइनस डेल स्क्वायर ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ पार्शियल ओवर पार्शियल टी। अच्छा, डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू टाइम्स जे। अब मैं किसी मीडियम के अंदर हूं ना, तो म्यू नॉट नहीं लिख रहे हम मीडियम के अंदर लिख रहे हैं, तो उस मीडियम की परमेबिलिटी है। अगर इसी इक्वेशन को वैक्यूम में लेके जाना है तो आप जस्ट म्यू की जगह म्यू नॉट और एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन नॉट लास्ट में जाके पुट कर देंगे। यहां पर भी मुझे एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखना है, एप्सिलॉन लिखना है। तो म्यू जे प्लस यहां पे हमारे पास फैक्टर होता है म्यू जेडी। वो म्यू जेडी जो था मैं अभी प्रूफ कर चुका हूं, जेडी वेक्टर इज पार्शियल डी ओवर पार्शियल डी। तो म्यू टाइम्स पार्शियल डी ओवर पार्शियल टी, उसका भी एप्सिलॉन बाहर, तो ऐसे लिखा जाता है पार्शियल डी ओवर पार्शियल टी, ठीक है। ऐसे इस फॉर्म में पुट करना है। हम रीजन दे देते हैं साथ साथ ताकि कंफ्यूजन ना हो। डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स जे प्लस म्यू नॉट टाइम्स जे डी, ये था ना। तो जे डी को तो अभी हमने प्रूफ किया था कि ये है पार्शियल डी वेक्टर बाय पार्शियल डी। तो डी वेक्टर इज एप्सिलॉन नॉट टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये देख लो सेम चीज आ।
चलो ये स्टेप्स मैं साथ साथ सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि आप जो लास्ट लेक्चर्स में हमने जो पढ़ा हुआ है आप रिकॉल कर लो। अब इसको सिंप्लीफाई करना हमें, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, del of rho by epsilon minus del square E vector is equal to minus mu partial j over partial t minus mu epsilon partial E over partial t। तो ये एक फॉर्म बनी। अभी हम कंडीशन लगाएंगे इस पे, ये एक फॉर्म है। अभी वेव इक्वेशन पे नहीं पहुंचे, वैसे ये भी वेव इक्वेशन ही है, बट इन आवर केस the conductivity sigma of the medium is 0. If sigma is 0, there is no free charges, means charges भी वहां पे नहीं है। Let us suppose हमने उसको चार्ज भी नहीं किया हुआ, in that case rho and sigma both will be 0. तो if the conductivity of medium is 0, means it is insulator, dielectric. इंसुलेटर के केस में सिग्मा 0 आ जाएगा। ऑल्सो इसके साथ साथ एक और कंडीशन, इफ देर इज नो चार्ज, हमने इसको चार्ज भी नहीं किया हुआ, मतलब न्यूट्रल है पूरा मीडियम, देन फ्री चार्ज डेंसिटी इज 0, देन रो वाली टर्म भी 0 हो जाएगी और सिग्मा वाली टर्म भी 0 हो जाएगी। यू कैन सी, तो वी विल गेट, तो इसमें ना ये टर्म भी 0 हो जाएगी और सिग्मा, हाँ J इज इक्वल टू सिग्मा ही होता है ना, तो J वाली टर्म भी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो यहीं पे लिख लेते हैं, देयरफॉर J इज इक्वल टू सिग्मा टाइम्स E इज इक्वल टू 0। तो आवर इक्वेशन विल बिकम माइनस डेल स्क्वायर E वेक्टर इज इक्वल टू माइनस म्यू एप्सिलॉन पार्शियल स्क्वायर E बाय पार्शियल t स्क्वायर। सो माइनस से माइनस कट जाएगा एंड दिस इज द वेव इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। डेल स्क्वायर को यहाँ ओपन करके भी लिखा जा सकता है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के तीनों कंपोनेंट्स हैं तो डेल स्क्वायर को हम इस तरह से भी ओपन कर लेंगे। यहाँ पे वैसे E वेक्टर ही आना है, पार्शियल स्क्वायर पार्शियल x स्क्वायर ऑफ E वेक्टर प्लस पार्शियल स्क्वायर अपॉन पार्शियल y स्क्वायर ऑफ E वेक्टर तो दिस इज इक्वल टू म्यू एप्सिलॉन पार्शियल स्क्वायर पार्शियल E ऑफ पार्शियल t स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। इधर विद रिस्पेक्ट टू टाइम है डिफरेंशिएशन और इधर विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन कोऑर्डिनेट्स। ये तब होगी जब सिग्मा और रो दोनों 0 होंगे मीडियम के। ठीक है, ओके। नाउ इन टर्म्स ऑफ बी वेक्टर, सेकंड पार्ट, वेव इक्वेशन इन द सेम मीडियम इन टर्म्स ऑफ बी वेक्टर। तो हमें करना है इस केस में स्टार्टिंग फ्रॉम मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन, हमें क्योंकि डेल क्रॉस बी वाली इक्वेशन से भी स्टार्ट करना है, बिकॉज इन टर्म्स ऑफ बी हमें आंसर फाइंड करना है, पार्शियल E ओवर पार्शियल t। अगेन टेकिंग कर्ल ऑन बोथ साइड, डेल क्रॉस ये टर्म बन जाएगी। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास A क्रॉस B क्रॉस C वाला फॉर्मूला लगाएंगे ना जब हम, तो पहले आ जाएगा डेल ऑफ डेल डॉट B माइनस B वेक्टर इंटू डेल डॉट डेल, और राइट हैंड साइड पे म्यू बाहर लिख लिया मैंने, डेल क्रॉस J अंदर ले गए हम, प्लस म्यू एप्सिलॉन बाहर लिख लिया, पार्शियल ओवर पार्शियल t भी डेल का इंडिपेंडेंट है और डेल क्रॉस ही अंदर लिख लिया। अब यहाँ पे ये वाली टर्म 0 आ जाएगी बिकॉज डेल डॉट बी डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज 0 फॉर मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन।
ये बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, वी गेट माइनस डेल स्क्वायर बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू टाइम्स डेल क्रॉस जे. अब जे वेक्टर इज जीरो हेयर, यू नो दैट, और पार्शियल ओवर पार्शियल डी डेल क्रॉस ई इज माइनस पार्शियल बी ओवर पार्शियल डी. अच्छा, here j vector is zero because sigma is zero, conductivity is zero. I am inside a dielectric, insulator के लिए लिख रहे हैं इक्वेशन, और बाकी इक्वेशन आगे तुम्हारे पास बस माइनस डेल स्क्वायर बी इज इक्वल टू माइनस म्यू एप्सिलॉन पार्शियल स्क्वायर बी वेक्टर बाय पार्शियल टी स्क्वायर. तो ये हमारे पास वेव इक्वेशन आ गई इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर. तो इस तरह से ड्राइव करने के लिए मैक्सवेल्स की इक्वेशन से वेव इक्वेशंस कैसे ड्राइव करनी है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है. अब अगर हम इसको ना कंपेयर करें वेव इक्वेशन के साथ, देखो एक जनरल वेव इक्वेशन होती है, तो वहां से हमें स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी पता चल जाती है. ठीक है, तो टू फाइंड स्पीड ऑफ EM waves, comparing इक्वेशन 1 और 2 दोनों में से कोई भी विथ जनरल वेव इक्वेशन. ठीक है, व्हाट इज जनरल वेव इक्वेशन? इट इज पार्शियल स्क्वायर y बाय पार्शियल x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय v स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर y बाय पार्शियल t स्क्वायर. मतलब एक साइड पे उस क्वांटिटी का टाइम डेरिवेटिव होता है, सेकेंड ऑर्डर टाइम डेरिवेटिव, और लेफ्ट साइड पे पोजीशन के विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है वेव इक्वेशन में. और यहाँ पे फैक्टर जो आता है वो 1 बाय v स्क्वायर होता है. मतलब स्पीड का, ये स्पीड है यहाँ पे, जो v इज स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ वेव, जो भी वेव है. ठीक है, ये किसी भी जनरल वेव के लिए है. अब यहाँ से अगर दोनों को कंपेयर करेंगे तो 1 बाय वी स्क्वायर वी विल गेट 1 बाय वी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू टाइम्स एप्सिलॉन, और यहाँ से स्पीड आ जाएगी 1 बाय अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन. तो जिस मीडियम के अंदर आप स्पीड फाइंड करना चाहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, उस मीडियम की परमेबिलिटी और परमिटिविटी यहाँ पे पुट कर देंगे तो स्पीड आ जाएगी. और अगर आप वैक्यूम के लिए करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे फॉर वैक्यूम, स्पीड बिकम सी से डिनोट करते हैं म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट. तो ये वैल्यूज तो हमें पता ही है. यहाँ पे जब पुट करते हैं ना, अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. तो इस तरह मैक्सवेल ने अपनी इक्वेशंस की हेल्प से स्पीड ऑफ लाइट को थ्योरेटिकली प्रेडिक्ट किया था कि इतनी है, और फिर एक्सपेरिमेंटली स्पीड ऑफ लाइट को जब मेजर किया तो दोनों में क्लोज एग्रीमेंट आया. ठीक है, तो ये लॉज ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जो है इस तरह से हमें स्पीड ऑफ लाइट देते हैं. So now we are going to derive wave equation for EM waves in a medium having some finite conductivity, means conducting medium. Okay, तो स्टार्ट हमें वैसे ही करना है. हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पहले इक्वेशन ड्राइव करेंगे. अगर एग्जाम में आपको पूछा जाए कि वेव इक्वेशन ड्राइव करनी है, तो आप एक इक्वेशन ड्राइव करके दूसरा सिमिलरली लिख सकते हैं. ठीक है, क्योंकि दोनों सेम ही होती हैं इक्वेशंस. तो जस्ट स्टार्ट फ्रॉम मैक्सवेल सेकेंड इक्वेशन, which is del cross E is equal to minus partial B over partial T, taking curl on both sides. Del cross E minus partial T is taken out, del cross B. इधर हमारे पास बन जाएगा del dot E minus del square E, और राइट हैंड साइड पे I will substitute del cross B from Faraday's law, which is mu J vector plus mu epsilon partial E over partial T. This becomes del of
rho by epsilon from Maxwell's first equation minus del square E, mu is taken out minus mu, और यहाँ पे ना J is equal to सिग्मा ही पुट कर रहा हूँ मैं, J is equal to सिग्मा ही, तो पार्शियल E ओवर पार्शियल D बनेगा ये, और यहाँ पे माइनस म्यू एप्सिलॉन पार्शियल स्क्वायर E बाय पार्शियल T स्क्वायर, ये इक्वेशन बन जाएगी बच्चों। Rho is volume charge density, and if the conductor is neutral, it is not charged. In that case, this term will be 0. So if rho is equal to 0, in that case, del square E with minus sign is equal to minus mu sigma partial E over partial D minus mu epsilon partial square E over partial T square. Minus sign common ले लेंगे यहाँ से and we will get equation which is del square E minus mu into sigma partial E over partial D minus mu into epsilon partial square E by partial T square equal to 0. So this is wave equation in case of conducting medium. यहाँ पे ना ये टर्म जीरो नहीं हुई, लास्ट केस में ये टर्म जीरो थी क्योंकि सिग्मा जीरो था। तो सिमिलरली we can derive the wave equation for magnetic field in conducting medium. देखो हमें इस केस में स्टार्ट करना है फ्रॉम मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन, स्टार्टिंग फ्रॉम फोर्थ इक्वेशन, डेल क्रॉस बी म्यू जे प्लस म्यू एप्सिलॉन पार्शियल ई ओवर पार्शियल डी। दिस इज मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन, टेकिंग कर्ल ऑन बोथ साइड्स। पहले चलो म्यू कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू म्यू, यहां भी कॉमन ले लेते हैं, जे वेक्टर प्लस एप्सिलॉन पार्शियल ई ओवर पार्शियल टी, ये कट गया। टेकिंग कर्ल ऑन बोथ साइड्स, तो कर्ल ले लेंगे, तो यहां पे जब कर्ल लेंगे डायरेक्ट एक्सप्रेशन में लिख रहा हूं वो आएगा डेल वेक्टर डेल डॉट एच माइनस डेल स्क्वायर एच वेक्टर, और यहां पे जब कर लेंगे तो आएगा डेल क्रॉस जे प्लस एप्सिलॉन बाहर पार्शियल ओवर पार्शियल टी, भी डेल पे डिपेंड नहीं करता, डेल क्रॉस ई। नाउ डेल क्रॉस जे विल बी सब्स्टिट्यूटेड एज सिग्मा ई, ठीक है यहाँ पे, और यहाँ पे ई वेक्टर जो है डेल क्रॉस ई, दिस इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट, सॉरी दिस इज इक्वल टू माइनस पार्शियल बी ओवर पार्शियल टी। तो नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, तो हेयर दिस टर्म डेल डॉट एच इज 0, ठीक है, जे को पुट करेंगे सिग्मा ई और डेल क्रॉस ई को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, नेक्स्ट शीट पे करता हूं, माइनस पार्शियल बी ओवर पार्शियल टी। लेट्स गो टू द नेक्स्ट शीट। तो इक्वेशन आ जाएगी माइनस डेल स्क्वायर एच वेक्टर इज इक्वल टू डेल क्रॉस सिग्मा इंटू ई वेक्टर माइनस एप्सिलॉन पार्शियल ओवर पार्शियल टी तो था ही, उसके साथ डेल क्रॉस ई इज माइनस पार्शियल बी ओवर पार्शियल टी, ऐसे लिख लेंगे। ओके, माइनस डेल स्क्वायर एच वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा बाहर आ गया, ठीक है, डेल क्रॉस ई देखिए फिर से आ गया, तो डेल क्रॉस ई इज अगेन माइनस पार्शियल बी ओवर पार्शियल टी, तो यहां पे आ जाएगा माइनस एप्सिलॉन पार्शियल स्क्वायर पार्शियल टी स्क्वायर बी वेक्टर,
बस अब एक माइनस साइन कॉमन ले लेंगे हम और b को म्यू h पुट कर देंगे तो इक्वेशन बन जाएगी डेल स्क्वायर h माइनस म्यू सिग्मा पार्शियल h ओवर पार्शियल t माइनस म्यू एप्सिलॉन पार्शियल स्क्वायर h over partial t square equal to 0. So this is in terms of h. These two equations are wave equations in case of conducting medium. Propagation of EM waves in vacuum. जो प्लेन पोलराइज्ड वेव होती है बच्चों, हम उसकी प्रोपेगेशन देख रहे हैं अभी की वैक्यूम में से कैसे ट्रेवल करती है। तो उसके लिए हमने ऑलरेडी वेव इक्वेशंस ड्राइव कर ली हैं एंड दिस इज द टॉपिक इन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ दैट वेव इक्वेशन। वेव इक्वेशन हमने ड्राइव करी थी फ्रॉम वैक्यूम और फ्री स्पेस, दैट वाज डेल स्क्वायर ई वेक्टर माइनस म्यू एप्सिलॉन पार्शियल ई ओवर पार्शियल टी इक्वल टू 0। वैक्यूम है ना तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा यहाँ पे। तो दिस इज द वेव इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इन केस ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। So this is the wave equation for electric field in case of free space or vacuum for a medium whose has finite permeability and finite permittivity but the conductivity is 0. So this is the wave equation. So now we are going to discuss the solution of this wave equation. So these are the solutions of wave equation because this is a harmonic differential equation. तो इसके जो solution होते हैं they are of sinusoidal form, sin और cos होते हैं वहां पे। और जैसे कि तुम्हें पता है कि e raised to power iota theta यूलर फॉर्म होती है, इसको हम लिख सकते हैं cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। तो साइन फंक्शन और cos फंक्शन बेसिकली इस फंक्शन के रियल और इमेजिनरी पार्ट्स होते हैं। तो यहाँ पर जो वेरिएशंस होती है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की दे आर सिनोसॉइडल वेरिएशंस। सो साइन की फॉर्म में फंक्शन बनता है या cos की फॉर्म में बनता है। बट फॉर इजी कैलकुलेशंस हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है उसके सोल्यूशन को ना ऐसे e रेज़्ड टू पावर आयोटा थीटा की फॉर्म में एक्सप्रेस कर लेते हैं। तो these are the equations which gives you the solution for this wave equation। अब solution का मतलब क्या होता है? solution का मतलब होता है कि हम किसी भी लोकेशन z पे, जैसे इधर z एक्सिस की तरफ वेव जा रही है, किसी भी लोकेशन z पे, मान लो मैंने यहाँ पे कहीं पे पॉइंट लगा दिया लाइक दिस, z पे मुझे बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी वैल्यू है एट ए पर्टिकुलर टाइम t, क्योंकि ये इस तरह का फंक्शन है जो टाइम और z का फंक्शन होगा। बिकॉज जब हम वेव की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है ऐसे z की तरफ ट्रेवल कर रहा है, तो विद z इट इज वेरिंग और टाइम के विद रिस्पेक्ट टू भी देयर आर ऑसिलेशंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। सो दिस इज अ फंक्शन ऑफ z एंड t। तो वी हैव कंसीडर्ड दैट एन EM वेव इज ट्रेवलिंग अलोंग z एक्सिस। अगर EM वेव z एक्सिस के अलोंग है तो ये ट्रांसवर्स वेव होती है, ये आपको पता है। तो उस केस में ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड ना ही मैग्नेटिक फील्ड, कोई भी कंपोनेंट इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का z के अलोंग नहीं होगा। तो z, Ez और Hz दोनों जीरो होंगे। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड किधर कंसिडर करी है मैंने। देखो हमारे पास डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन पता है मुझे, मैंने कंसिडर कर लिया z एक्सिस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड और प्रोपेगेशन वेक्टर z के अलोंग आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और प्रोपेगेशन वेक्टर ये तीनों इस रिलेशन को फॉलो करते हैं। k कैप मतलब डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन इज गिवन बाय E क्रॉस B। ये हम आगे जाके पॉइंटिंग थ्योरम भी पढ़ेंगे। पॉइंटिंग थ्योरम में भी यही पता चलेगा कि जो वेव की एनर्जी होती है वो इस k कैप डायरेक्शन में जाती है विच इज गिवन बाय E क्रॉस B। तो E क्रॉस B मतलब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना मुझे। तो जब भी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं ना हम, तो इसके जो डायरेक्शन होगी E क्रॉस B की दैट इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। तो आपने अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को ऐसे घुमा के देखना है x से y की तरफ, तो आपका जो थंब है वो z की तरफ आना चाहिए। तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग x एक्सिस एंड मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग y एक्सिस एंड द वेव इज गोइंग अलोंग z एक्सिस। तो इसका मतलब यहाँ पे जो E वेक्टर है इसकी जो डायरेक्शन है बच्चों वो है x एक्सिस वाली। तो यहाँ डायरेक्शन के लिए मैं x कैप लगा रहा हूँ जस्ट टू टेल यू कि इट इज अ वेक्टर व्हिच इज ऑलवेज अलोंग x एक्सिस। अब एक्चुअल क्या होता है कि जो एक्चुअल लाइट है या EM वेव है उसको बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। अनपोलराइज्ड लाइट में ना ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है अलग अलग टाइम की इंस्टेंट्स पे अलग अलग डायरेक्शंस में जा सकता है। जैसे कभी x की तरफ वाइब्रेट किया,
फिर थोड़ी देर बाद ऐसे y की तरफ वाइब्रेट किया, फिर ऐसे z की तरफ नहीं जाएगा बट x की तरफ वाइब्रेशंस हो सकती हैं, y की तरफ हो सकती हैं, और इस xy प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर भी ओरिएंट हो सकती है। बट जब मान लो हमारा xy प्लेन है, मैं बना के तुम्हें दिखाता हूँ, अनपोलराइज्ड वेव को समझेंगे पहले। मान लो ये हमारा xy प्लेन है, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। सो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हमने यहाँ पे ना x एक्सिस की तरफ कंसिडर किया, ये इसी प्लेन में ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, और वेव तुम्हारे बाहर की तरफ आ रही है, अंदर की तरफ जा रही है, x क्रॉस y करोगे ना, अंदर की तरफ जा रही है वेव। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे अगर ऑसिलेट कर रहा है ना सिर्फ इसी डायरेक्शन में x के अलोंग, तो पोलराइज्ड वेव। बट एक्चुअल सेंस में, रियल सिचुएशंस में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर सिर्फ x की तरफ नहीं ऑसिलेट करता, ये इस xy प्लेन में कहीं पर भी ऑसिलेट कर सकता है, लाइक दिस। कोई भी डायरेक्शन हो सकती है एट ए पर्टिकुलर टाइम t। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मान लो इधर ऑसिलेट कर रहा है, तो 90 डिग्री से फिर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी घूम जाएगा, उस टाइम पे मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इधर होगा। बट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम E वेक्टर एंड H वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर बिकॉज इट इज ए ट्रांसवर्स वेव। तो E और H वैसे परपेंडिकुलर होंगे, बट दिस E वेक्टर कैन हैव एनी ओरिएंटेशन इन दिस XY प्लेन। सो उस तरह की वेव को अनपोलराइज्ड वेव बोलते हैं, अगर E वेक्टर कहीं पर भी ऑसिलेट कर सके, किसी भी डायरेक्शन में ऑसिलेट कर सके। बट अगर हम इस वेव को पोलराइज कर दें, पोलराइजेशन ऑफ लाइट आपने पढ़ा हुआ है क्लास +2 में, जब हम इसको पोलराइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ ए पोलराइजर, तो फिर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वाइब्रेशंस हैं उसको सिंगल प्लेन में, सिंगल प्लेन मतलब इस x एक्सिस के अलोंग, या हम बोल सकते हैं xz प्लेन में, क्योंकि x तो ये है और z स्क्रीन के अंदर है, तो हम xz प्लेन में अगर उसको कन्फाइन कर दें, उसको बोलते हैं पोलराइज्ड वेव। तो इस तरह की वेव के लिए, प्लेन पोलराइज्ड वेव के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज अलोंग x एक्सिस and then magnetic field is always along y axis. And then magnetic field is always along y axis. So इस तरह से बच्चों, these are the solutions of EM wave equation, solutions of this equation. These are the functions of electric and magnetic field. Now what is this E naught tilde, B naught tilde? These are complex amplitude. देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ना हम इनको कॉम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड मान के चलते हैं, बाद में हम इसकी रियल वैल्यू ले लेते हैं। तो हम जब इसको सेपरेट करेंगे e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा को cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, तो उसमें अगर मैं cos पार्ट लिखूंगा तो रियल पार्ट हो जाएगा, अगर मैं sin लिखूंगा तो वो इमेजिनरी पार्ट, दोनों ही सॉल्यूशंस हैं। तो these are complex amplitude and physically its real part gives the electric field and magnetic field amplitude. तो finally electric field vector is given by E vector E naught cos kz minus omega t, यहाँ पर भी x कैप लगाना है डायरेक्शन के लिए, and B vector is B naught cos kz minus omega t, यहाँ पे y कैप लगाना है। तो these are the solutions. हम लेकिन ऐसे नहीं लिखते, जब हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं तो फॉर इजी कैलकुलेशंस वी राइट दीज सॉल्यूशंस इन टर्म्स ऑफ e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा। तो ऐसे भी एक्सप्रेस किए जा सकते हैं, ऐसे भी एक्सप्रेस किए जा सकते हैं। तो as I have written कि those are the solutions, so above electric and magnetic field vector will satisfy the plane wave equation, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब इसको हमने ओपन करके लिख लिया, del square E vector can be written as partial square E vector upon partial x square plus partial square E vector plus upon partial y square and partial square E vector upon partial z square, and right hand side is same. Now for a plane wave E vector is not the function of x and y. देखो E वेक्टर जो है ना, मैं कह रहा हूं कि प्लेन वेव या पोलराइज्ड वेव में सिर्फ एक ही ओरिएंटेशन होती है, सिर्फ एक ही कंपोनेंट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, एक ही डायरेक्शन में ओरिएंट होता है। तो उस केस में फिर उसका x और y पे डिपेंडेंस नहीं आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, इट विल चेंज ओनली अलोंग z एक्सिस। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में जो वेरिएशंस हैं, दोज वेरिएशंस विल बी अलोंग z एक्सिस ओनली बिकॉज द वेव इज प्रोपेगेटिंग अलोंग z एक्सिस। आप देखो जरा डायग्राम, ये डायग्राम देखो जरा, ये जैसे z एक्सिस है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है, अगर मैं x एक्सिस की तरफ, ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है, ठीक है, तो x एक्सिस की तरफ अगर मैं कहीं पे जाऊं तो इलेक्ट्रिक फील्ड में वेरिएशंस नहीं आएंगी, ना ही y एक्सिस। इधर तो मैग्नेटिक फील्ड है, उधर इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिएंट है, बट जो चेंजेस हैं वो कैसे आएंगे? देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का ग्राफ है, ये z के साथ ही बनेगा सिर्फ, तो z की अलग अलग वैल्यूज पे अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगी, z की अलग अलग वैल्यूज पे अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगी, मींस E vector is function of z only. Okay. So now this can be written as, ये partial
एक्स स्क्वायर वाली टर्म जीरो हो जाएगी, पार्शियल वाई स्क्वायर वाली टर्म जीरो हो जाएगी। ध्यान रखना यहाँ वेक्टर लिखा हुआ है अभी, तो हेयर लेट अस राइट हेयर partial e vector by partial x square will be equal to partial square e vector by partial y square is equal to 0 because there are no variations in electric field vector along x and y axis. So this is the final equation. ये wave equation की दूसरी फॉर्म बना दी. This is the wave equation for plane waves. वो जनरल थी, but this is for a plane wave. प्लेन पोलराइज्ड वेव भी आप बोल सकते हो या प्लेन वेव बोल सकते हो. चलिए, तो नाउ वी कैन ओपन दिस ई वेक्टर कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के तीनों कंपोनेंट्स हैं तो लेट अस सी क्या होता है. तो ई वेक्टर को मैंने अगर ओपन किया तो पार्शियल स्क्वायर अपॉन पार्शियल जेड स्क्वायर एज इट इज. यहाँ ई वेक्टर का एक एक्स कंपोनेंट होगा ई एक्स आई कैप प्लस ये टर्म एज इट इज आ रही है डिफरेंशिएशन वाली और ई वाई जे कैप प्लस फिर जेड कंपोनेंट आ रहा है ई जेड के कैप. और राइट हैंड साइड पे भी इसको ओपन करेंगे तो एक्स कंपोनेंट की डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टाइम डबल डेरिवेटिव, ऐसे ही वाई कंपोनेंट का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम आ गया और जेड कंपोनेंट का भी डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम आ गया. तो अभी हमने इसको एक्सपैंड कर लिया. नाउ लेट अस सी व्हाट हैपेंस अगर हम रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स को इक्वेट कर दें. तो इधर भी हमारे पास आई कैप है, राइट लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे भी आई कैप है. तो दिस कैन बी रिटन एज लाइक दिस. दिस इज ओनली एक्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड with respect to z and with respect to t डिफरेंशिएट हो रहा है. ये y कंपोनेंट विद रिस्पेक्ट टू z और विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट हो रहा है और यहाँ पे z कंपोनेंट विद रिस्पेक्ट टू z और विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट हो रहा है. तो जस्ट अभी कंपोनेंट सेपरेट किए हैं. नाउ वी हैव दिस इक्वेशन आल्सो इन फ्री स्पेस. अगर हम फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं ना तो डेल डॉट ई जीरो. कैसे? बिकॉज फ्रॉम मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन डेल डॉट ई इज रो बाय एप्सिलॉन नॉट. रो इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, बट इन फ्री स्पेस अगर फ्री स्पेस है तो रो इज जीरो. देयर इज नो चार्ज इन द फ्री स्पेस, हमने इसको चार्ज नहीं किया हुआ. तो डेल डॉट ई जीरो का मतलब है पार्शियल ई एक्स अपॉन पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल ई वाई अपॉन पार्शियल वाई प्लस पार्शियल ई जेड अपॉन पार्शियल जेड इज जीरो. ओके, नाउ एज वी हैव स्टेटेड, because there is no variation in electric field components along x and y, there is no variation along x and y directions. So ex का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x जीरो होगा, ey का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y जीरो होगा. ये भी जो मैं कंडीशन लिख रहा हूं दिस इज फॉर ए प्लेन वेव, प्लेन पोलराइज्ड वेव. तो ये दोनों टर्म्स अगर जीरो है यहां पुट कर देंगे तो थर्ड टर्म का भी डेरिवेटिव जीरो आएगा, फिर उसका जो हमारा पास सेकंड डेरिवेटिव है वो भी जीरो आ जाएगा. तो दिस इज द कंडीशन हेयर कि यहाँ पर प्लेन वेव के लिए पार्शियल स्क्वायर ई जेड अपॉन पार्शियल जेड स्क्वायर भी जीरो होना चाहिए अगर फ्री स्पेस में है ये हमारी प्लेन वेव. नाउ इक्वेशन 3, दिस इज अनदर डिफरेंशियल इक्वेशन. ये बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन है इक्वेशन 3. सो इट मे हैव 3 सॉल्यूशंस. एक तो हो सकता है कि z ही जीरो है. अगर ई जेड जीरो है तो फिर भी उसके डेरिवेटिव जीरो आएंगे, या हो सकता है ई जेड कांस्टेंट है. अगर ई जेड कांस्टेंट है तब भी उसका डेरिवेटिव जीरो आएगा, डबल डेरिवेटिव. और अगर ई जेड फंक्शन ऑफ टाइम है तब भी उसका डेरिवेटिव जीरो आएगा. यहाँ अभी हमने फंक्शन ऑफ टाइम क्यों लिखा? देखो, दिस टर्म इज जीरो. नाउ फ्रॉम इक्वेशन, ये जो हमारे पास इक्वेशन है पीछे, सेकेंड डेरिवेटिव जीरो आ गया ना. अगर ये चीज जीरो है तो वहां से ये चीज आ गई जीरो. मतलब पार्शियल स्क्वायर ई जेड पार्शियल स्क्वायर ई जेड अपॉन पार्शियल टी स्क्वायर इज ऑल्सो जीरो. मतलब z की वेरिएशन ई जेड की जो डिफरेंशिएशन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर हम दो बार करेंगे तो वो जीरो आनी चाहिए. ठीक है, दिस इज फ्रॉम द प्रीवियस इक्वेशन. लेट अस राइट this is equation number 2. So this is equation number 2c, this is 2b and this is 2a. So from equation 2c, let me write here from equation 2c. तो ये टर्म भी जीरो आ गई है ना. ओके, अब वहां से है कि Ez या तो जीरो है या कांस्टेंट है या टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. क्योंकि अगर टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी है ना, आप इसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो Ez इज इक्वल टू k आ जाएगा. मतलब एक बार डिफरेंशिएट करोगे पार्शियल ई जेड अपॉन पार्शियल टी के आ जाएगा. दो बार डिफरेंशिएट करोगे तो फिर जीरो आ ही जाएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो. तो इसका मतलब है कि ये तीन पॉसिबिलिटीज हैं अब हमारे पास. इलेक्ट्रिक फील्ड के जो कंपोनेंट्स हैं उसमें से जेड कंपोनेंट की ये तीन पॉसिबिलिटीज हैं. नाउ इफ ई जेड इज के और के टी देन द वेव इज नॉट अ ट्रांसवर्स वेव. क्यों? क्योंकि हम मान रहे हैं, स्टार्टिंग में मैंने माना है कि जो वेव है वो जेड एक्सिस के अलोंग जा रही है.
तो अगर वेव z एक्सिस के अलोंग जा रही है, ट्रांसवर्स वेव है अगर वो, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड तो हो नहीं सकती z के अलोंग। यहाँ पे अगर हम कह रहे हैं कि ये जो दो पॉसिबिलिटीज हैं कि Ez अगर कांस्टेंट भी है या Ez kT है, तो फिर वेव ट्रांसवर्स नहीं हो सकती, मतलब ये दोनों पॉसिबिलिटीज रूल आउट हो गई। सो फॉर ए ट्रांसवर्स वेव, क्योंकि EM वेव एक ट्रांसवर्स वेव भी है, सो देयर इज नो कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, तो ये z कंपोनेंट नहीं होगा। तो पता चल गया Ez 0 आ गया वहां से, तो हमें पता चल गया कि Ez is 0 एंड फॉर मैग्नेटिक फील्ड B वेक्टर Bz is also 0। ठीक है, तो these are important conditions for a plane polarized wave in vacuum। फ्री स्पेस में अगर प्लेन पोलराइज्ड वेव है हमारे पास, तो उसके लिए दोनों कंडीशंस इंपॉर्टेंट हैं। इफ इट इज ट्रैवलिंग अलोंग z axis, because we know the wave is transverse wave, so Ez is 0। तो हमने बेसिकली यहाँ पे प्रूव किया एक तो कि इट इज अ ट्रांसवर्स वेव, Ez is 0, और इसके साथ साथ हमने प्लेन वेव लाइक सोल्यूशन लिखे। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट फंक्शंस जो हमें चाहिए थे, वो फंक्शंस हैं हमारे पास यहाँ पे। ये सॉल्यूशंस हैं, सिर्फ ये सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक ये इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है इस डेरिवेशन में आपने जो ध्यान में रखनी है कि हम प्लेन वेव के लिए इस इक्वेशन को, इस वेव इक्वेशन को, ये अनपोलराइज्ड वेव के लिए ट्रू है क्योंकि यहाँ E वेक्टर आ रहा है और डिफरेंशिएशन भी तीनों डायरेक्शंस में हो रही है। बट अगर प्लेन वेव है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर सिर्फ x एक्सिस के अलोंग रहेगा, तो उस केस में उसमें x और y के विद रिस्पेक्ट टू वेरिएशंस नहीं आएंगे। देन दिस इज द वेव इक्वेशन फॉर ए प्लेन पोलराइज्ड वेव, एंड देन वी सेपरेट आउट these components to prove that if it is a plane wave then Ez and Bz are 0। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक फिनिश होता है।